हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। तो आज मेरा आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच किया करें, क्लास को अच्छे कंटेंट के साथ। ये नहीं आ पाए नमस्ते करके चल दिए आप, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करें। तो बहुत सारी वीडियो मैंने आपको इसमें डाल दी हैं, एक एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट ही आपको आंसर बताना है। आज क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन की वन लाइनर की है, आज क्लास आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव से भी राहत आपको मिलनी चाहिए। तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, मशरूम क्या है? क्वेश्चन है मशरूम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मशरूम क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया मशरूम अपना में क्या है, और इसकी मेरे प्यारे आप सब्जी वगैरह भी बनाते हो आप, तो मशरूम किस में आता है, कौन से प्लांट में आता है, मशरूम क्या है? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा रहे हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, और कितनी बार से बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है मशरूम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, मशरूम क्या है? मशरूम अपना में क्या है? कवक है। क्या है? एक कवक है। कवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप? फंजाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। कवक, कवक का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? चलो एक क्वेश्चन और देकर जाऊंगा आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवक की जो स्टडी होती है, कौन सी ब्रांच में कवक की स्टडी होती है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे टाइपिंग की स्पीड बच्चों ने बढ़ा दी है और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? कवक की स्टडी होती है। एक जब माइकोलॉजी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, शैवालों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? शैवालों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों कौन सी ब्रांच में होता है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। शैवालों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? फाइकोलॉजी में होता है। फाइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत शैवाल की स्टडी होती है और माइकोलॉजी ब्रांच के अंदर कवक का अध्ययन होता है। तो मशरूम अपना में क्या है? एक कवक है, एक कवक है। मशरूम के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो मशरूम की मेरे प्यारे सब्जी भी बनती है और बहुत कॉस्टली होता है मशरूम। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए, आप मेरे प्यारे बढ़िया कंटेंट के साथ। चलिए आप मेरे प्यारे सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड कौन सी ग्लैंड कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि के लिए कहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कितना बढ़िया प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो बहुत मेरे प्यारे टाइपिंग की स्पीड कर रहे हैं और सही आंसर लगा पा रहे हैं। मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे लिखिए आप, अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को मिक्स ग्लैंड कहते हैं और मेरे प्यारे इसका इंग्लिश का नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास, CREAS, क्रियास, पेनक्रियास ग्लैंड। अगर कभी क्वेश्चन आए इंसुलिन हार्मोन्स बॉडी के अंदर कहां पर बनता है? इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन कौन सी ग्रंथि से होता है? कभी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो पेनक्रियास ग्लैंड्स में इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। और इंसुलिन का मेन फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है, ग्लूकोज का नियंत्रण। ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है? इंसुलिन का होता है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंसुलिन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाती है, तो मेरे प्यारे आप क्या लगाओगे? डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं मेरे प्यारे, मधुमेह बोलते हैं। इंसुलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बेंटिंग था। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग ने की है। तो मेरे प्यारे हम चले कहां से थे? एक मिक्स ग्लैंड से चले थे। कितने कंटेंट के साथ मैंने आपको कितने प्रॉपर क्वेश्चन आपको इसमें दे दिए। तो मेरे प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए आप मेरे प्यारे इसको नोट कर लें आराम से। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यानी फर्टिलिटी विटामिन कौन सा विटामिन कहलाता है? फर्टिलिटी विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन कौन सा विटामिन कहलाता है?
मेरे प्यार से बताइए फर्टिलिटी विटामिन कौन सा विटामिन कहलाता है? लगाइए टाइपिंग अपनी स्पीड के साथ, लगाइए टाइपिंग करिए आप मेरे प्यारचो। फर्टिलिटी विटामिन कौन से विटामिन के लिए कहते हैं? बहुत मेरे प्यारचे क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका से लगा पा रहे हैं। बिल्कुल उन्हें 4-5 महीने की जो विविध एक्सप्रेस की क्लास मिली है उसका बहुत बड़ा फायदा मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल उठाया है। और एग्जाम आपका नजदीक है और उस एग्जाम में आप भी देखना मेरे प्यारे कितना फायदा आपको इस क्लास का मिलेगा। बिल्कुल देखिए आप फर्टिलिटी विटामिन, विटामिन ई के लिए बोलते हैं विटामिन ई। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं विटामिन ई का रासायनिक नाम मेरे प्यारे क्या बनता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है मेरे प्यारे, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारों? प्रजनन शक्ति कमजोर हो जाती है, प्रजनन शक्ति कमजोर होती है इसकी कमी से, प्रजनन शक्ति कमजोर मेरे प्यारों। इसी रोग को हम ऐसे बांझपन भी बोल देते हैं। तो मेरे प्यारों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कमी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो मेरे प्यारों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। जब यहाँ टोकोफेरॉल की बात आई तो मेरे प्यारों एक पॉइंट और लिखोगे आप, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या बनता है? कैल्सीफेरॉल बनता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है? इसकी कमी से मेरे प्यारों कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है या इसी का नाम है सूखा रोग। रिकेट्स रोग या सूखा रोग मेरे प्यारों जिसमें हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीका से दिया जाएगा। चलिए आप चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। बढ़िया क्लास को अच्छे लास्ट तक वॉच करना है। क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। लिखिए आप, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे मीठी शर्करा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी है? कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो लगाइए मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। तो मेरे प्यारे शर्करा जो होती है इसको ही हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। शर्करा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। हिंदी में इसको शर्करा बोलते हैं। सुक्रोज को दो भागों में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? इन्वर्टेज। लिखिए आप, इन्वर्टेज एंजाइम मेरे प्यारे बच्चों इस शर्करा को कितने भागों में डिवाइड करता है? दो भागों में तोड़ता है। एक ग्लूकोज में तोड़ता है, एक फ्रक्टोज में तोड़ता है। एक ग्लूकोज में तोड़ता है, एक फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार की शर्करा है। कौन से एंजाइम के किसके एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज दो भागों में टूटा? इन्वर्टेज एंजाइम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को किसकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है? यानी जानवरों की बॉडी इसको मेरे प्यारे क्या कर सकती है? डाइजेस्ट कर सकती है, पाचन कर सकती है। बॉडी पाचन कर सकती है, मानव की बॉडी फ्रक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें। चलिए आप मेरे बच्चों अच्छे क्वेश्चन के साथ बढ़िया लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना एक आसान क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, बहुत मेरे बच्चों का टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएंगे। छोटी आंत का कार्य पूछा गया है सर। छोटी आंत का कार्य मेरे बच्चों क्या बनता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें। और बड़ी आंत का कार्य क्या है मेरे बच्चों? बड़ी आंत का कार्य क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आंतों के आपको फंक्शन बताने हैं। तब मेरे प्यारे इसका भोजन का पाचन, भोजन का मुख्य रूप से पाचन मेरे प्यारे बच्चों कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत का कार्य क्या है? जल का अवशोषण है मेरे प्यारे बच्चों, जल का अवशोषण है।
बड़ी आंत का कार्य क्या है? जल को एब्जॉर्ब करना होता है। और छोटी आंत का कार्य क्या है? भोजन को मुख्य रूप से पचाना होता है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप, राजा हर्षवर्धन कौन से वंश के राजा थे? कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। राजा हर्षवर्धन कौन से वंश के राजा थे? कौन से वंश से राजा बिलोंग करते थे? इनका वंश कौन से वंश से संबंधित थे? लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, राजा हर्षवर्धन कौन से वंश से थे? बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है पुष्यभूति वंश। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा दिया है। और राजा हर्षवर्धन को और क्वेश्चन बताने के लिए बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे एक्टिव हो गए। तो राजा हर्षवर्धन का जो समय रहा है वो 606 से लेकर 647 रहा है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहां पर थी? राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं आप कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? कन्नौज में स्थापित की। राजा हर्षवर्धन के पूर्वजों की राजधानी कहां हुआ करती थी? थानेश्वर हुआ करती थी। इनका दरबारी कवि कौन था? राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि मेरे प्यारे बच्चों कौन था? लगाइए आप, बाणभट्ट था। बाणभट्ट था मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। चीनी यात्री ह्वेनसांग दरबार में आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया? राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया। और मेरे प्यारे बच्चों चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। चंद्रगुप्त सेकंड वो है जो पहला विक्रमादित्य है। किस राजा ने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? चंद्रगुप्त सेकंड। ये वही राजा हर्षवर्धन है जिनको नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड ने हराया। चालुक्य वंश के कौन से राजा ने इनको हरा दिया था? पुलकेशिन सेकंड ने इनको हराया था। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने हराया। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। और लिखिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो मेरे प्यारे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और पहले नहीं पढ़ रखे हैं तो अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। चलिए आप अनुच्छेद 32 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 32 में है। और 32 के तहत मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या है? 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका दायर होती है मेरे प्यारे बच्चों। 5 प्रकार की याचिका दायर की जा सकती है। बड़ा अच्छा कंटेंट आपके सामने। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसके लिए बोला है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसके लिए बोला है? अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसके लिए बोला है? अनुच्छेद 32 के लिए बोला है। और वैसे संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे प्रस्तावना के लिए बोला गया है। क्लियर? चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप बहुत अच्छा कंटेंट मेरे प्यारे। नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट भी लिखिए आप, आर्टिकल नंबर 63 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 63 में मेरे प्यारे क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 63 आपको बताना है और अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखना है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? तो मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? 63। एक को लिखोगे आर्टिकल नंबर 72 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार मेरे प्यारे कौन से आर्टिकल में है? तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यारे आप क्या लगाओगे? आर्टिकल नंबर 72। नोट करें आप इनको।
चलिए आप मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, और भी इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको सब देखो मेरे पैचो क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं। अगर आपके याद हैं तो वो आपके लिए आसान है, अगर याद नहीं है तो मेरे पैचो वो आपके लिए बहुत हार्ड है। चलिए आप, वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे कठोर है, देखिए आप, वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे कठोर है उसका नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? इनेमल। आपका आंसर आएगा इनेमल मेरे प्यारे बच्चों, इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल है। तो मानव की प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? क्वेश्चन हो रहा है, मानव की प्रति मिनट, लिखिए आप, मानव की प्रति मिनट श्वसन दर मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, मानव की प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, क्या आपका आंसर आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन का सही आंसर लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ गलत भी करते हैं और फिर उसको डिलीट भी मार देते हैं, कोई बात नहीं। 18 से 20 बार, एक बार गलती करोगे आप, 2 बार गलती करोगे आप, गलती कीजिए आप, कौन मना करता है आपसे गलती नहीं कीजिए आप, गलती करिए आप, उसके बाद लेकिन गलती से आप मेरे पैचो सीख जरूर लेकर आप, गलती के बाद फिर गलती पे गलती नहीं होनी चाहिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करिए आप। नेक्स्ट देखिए आप, अच्छे कंटेंट के साथ, विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लिखिए आप, विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, विस्कोमीटर से क्या काउंट होता है? मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हो आप। ध्रुवों की श्यानता काउंट होती है, ध्रुवों की श्यानता मापी जाती है, ध्रुवों की श्यानता मापी जाती है। एक क्वेश्चन और लिखोगे आप, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, टाइपिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? क्योंकि मेरे दरबारी कवि था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? हरिसेन किसका दरबारी कवि था। बहुत मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल सही कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट एक सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पर रहकर तैयारी कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि इनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, 100% आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा अगर आप क्लास को बराबर वॉच कर रहे हैं आप, और आपने 73-74 जो वीडियो आपको डाल दी गई है, तो मेरे पैसे सभी बच्चों अगर आपने उनको वॉच कर लिया है, अपने रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कर लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए आप, हरिसेन किसका दरबारी कवि है? समुद्रगुप्त का। मेरे प्यारे क्या लिखोगे आप? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। और हरिसेन ने कौन सा एक अभिलेख लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मेरे प्यारे किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के राइटर कौन है? हरिसेन है। यहां से जब क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कौन से अभिलेख में आता है? लिखिए आप, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन, समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन मेरे प्यारे कौन से अभिलेख में है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में आता है। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। बहुत अच्छी क्लास आपके सामने चल रही है, क्लास को छोड़कर लास्ट में ना जाए। चलिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आर्टिकल नंबर 38। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, अनुच्छेद 38। हंसी मुझे इसलिए आई है क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने इतना इंपॉर्टेंट आया है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, आर्टिकल नंबर 38। तो मेरे प्यारे बच्चों आप भी हंसकर इसका आंसर लगाएं और स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। आर्टिकल नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है? सभी राज्यों के लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। कितना बढ़िया आर्टिकल आता है और इतनी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। सभी राज्यों के लोक कल्याण में, सभी राज्यों के लोक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में
ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 38 में ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 50 में आज आपसे पूछूंगा, आप 50 भी आपसे पूछा जाएगा, 51 भी आपसे पूछा जाएगा, 49 भी आपसे पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 50, 51, 49 पर भी आजकल बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है और अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में 50, 51, 49 में से भी पूछे गए। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए 50 में क्या है, 51 में क्या है, 49 में क्या है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे बड़े टाइपिंग की स्पीड बच्चों ने बढ़ा दी है कि मुझे पता है कि उनकी बिल्कुल तैयारी बिल्कुल संपूर्ण है। कहीं से भी कोई भी आर्टिकल आएगा तो दिशा प्लेटफॉर्म की क्लास को जो बच्चे वॉच करते हैं, ऑफलाइन क्लास में जो पढ़े थे या मेरे साथ एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटे हुए हैं, किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होंगे, ये मेरा उनसे वादा है। देखना आप जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, एक एक क्वेश्चन आपको डिक्टो आपको बुकलेट में ना मिल जाए तब बताना मेरे प्यारे। 74 वीडियो आपको डाल दी गई हैं, लिखिए आप 50 में। तो मेरे आंसर लिखने से पहले ही टाइपिंग की स्पीड मेरे प्यारे इतनी कमेंट बॉक्स में इतनी स्पीड से टाइपिंग करी है, एक एक क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है कि सर जी 50 में ये है, 51 में ये है, 49 में ये है। चलिए आप अनुच्छेद 50 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होनी चाहिए। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग, शॉर्ट में लिख दो आप, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक मेरे बच्चों अलग होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? 50 में ऐसा लिखा हुआ है। 51 में किसकी बात कही गई है? शांति की बात कही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना चाहिए, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 51 में लिखा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। अब 49 में क्या है? स्मारकों की रक्षा होनी चाहिए, स्मारकों की रक्षा होनी चाहिए। अभी एसएससी जो आपका सीएसएस का जो एग्जाम चल रहा है एसएससी का, उसमें भी आपका 49 पूछा गया है, 49 उसमें भी आया है। और इन तीन में से मेरे प्यारे बच्चों एक आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में भी आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ मैं इसको रब करता हूं, आगे देखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप हिस्टोलॉजी। अभी मैं आपको कुछ ब्रांच जहां पर दूंगा उनके आंसर मेरे प्यारे बच्चों बताना अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। मैंने यहां पर लिख दिया हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंदर किसकी स्टडी होती है? एक मैंने आपके लिए लिख दिया बायोकेमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों बायोकेमिस्ट्री ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया। एक को लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? एक लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी ब्रांच के अंदर किसकी स्टडी होती है? एपिग्राफ के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? एपिग्राफी ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इनका आंसर लगाएं। कितना बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया है, किसी मेरे प्यारे बच्चे का एक गलत नहीं होना चाहिए। हिस्टोलॉजी। एक और लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे न्यूरोलॉजी। बहुत सारी ब्रांचेज हैं लेकिन अभी वीर एक्सप्रेस की क्लास है, एक साथ सारी ब्रांचों को एक साथ नहीं लिया जा सकता। लगाइए आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए आप हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी होती है? शॉर्ट में लिखूंगा ऊतक का अध्ययन होता है। ऊतक का अध्ययन कौन सी ब्रांच में होता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी में होता है। और मेरे बायोकेमिस्ट्री में जीवों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, जीवों की रासायनिक क्रिया का अध्ययन किस में होता है? बायोकेमिस्ट्री में होता है। ऑस्टियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों किसका अध्ययन होता है? हड्डियों का अध्ययन होता है, हड्डियों की स्टडी इस ब्रांच में होती है। ओडेंटोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत दांत का अध्ययन होता है। एपिग्राफी ब्रांच के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन होता है। मेरे प्यारे बच्चों शिलालेखों का अध्ययन होता है। तो लगाइए मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें।
चलिए आप मेरे प्यारे बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एक ब्रांच वहां दिखाई देगी। रीजनिंग में भी ये ब्रांच आपसे पूछ ली जाती है मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में भी ये ब्रांचेस पूछ ली जाती हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप मैं इनको रब करता हूं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आप देखो, एक्सप्रेस क्लास एक्सप्रेस के तरीका से ही होगी। बिल्कुल कंटेंट, अगर आपको अच्छे प्रॉपर टॉपिक पर जाना है तो प्रॉपर क्लास को करना पड़ेगा, और एक्सप्रेस में आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस क्लास के साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, स्पीड के साथ। मैं आपको देख रहा हूं कि कौन मेरा प्यारे बच्चा स्पीड के साथ आंसर लगा रहा है। लगाइए, आप गलत ही तो आंसर लगाओगे, आप लगाइए, गलत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज गलत करोगे, कल सही करोगे आप। क्लियर? यूकेलिप्टस। अगर यहाँ पर ये एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा मिलता है, जहां बच्चे डाउट में आते हैं। अगर कभी क्वेश्चन है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, सबसे लंबा वृक्ष आपसे पूछ लिया गया, वहां बड़ा पूछा है, लंबा पूछेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? सिकोया आएगा मेरे बच्चों। क्या आएगा? सिकोया। ये सबसे लंबा वृक्ष है। लंबा कह के पूछे तो सिकोया, बड़ा वृक्ष कह के पूछा तो यूकेलिप्टस मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और देखोगे आप यहीं पर, तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो आप लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ, लुई पास्चर। यहीं पर एक क्वेश्चन और देखोगे आप, आपातकाल उपबंध। मेरे देखो, एक आपका संविधान का क्वेश्चन आ गया है, आपातकाल उपबंध कहां से ले गए? आपातकाल का प्रावधान कौन से देश से हमने लिया है? आपातकाल के जो उपबंध जो प्रावधान है कौन से देश से लिए हैं, उस देश का नाम आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना है। लगाइए आप मेरे प्यारे, आपने क्या लगाया? बहुत मेरे प्यारे बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जर्मनी इसका आंसर सही आएगा, जर्मनी इसका आंसर सही आएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए, आप बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अब लिखते हैं हम बहुत एक आसान क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आपका वो क्वेश्चन तैयार भी है और बहुत मेरे प्यारे बच्चों इसको बता भी सकते हैं। लिखिए आप, योजना आयोग, इसका गठन बताइए कब हुआ है? योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग बनाया गया, उसका नाम क्या है? नया जो आयोग बनाया गया उसका नाम क्या है, वो भी आपको लिखना है। मेरे प्यारे लिखिए आप, योजना आयोग का गठन कब हुआ? पहले तो आप इसका आंसर लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। प्लानिंग कमीशन भारत में कब बना है? तो लिखिए आप मेरे प्यारे, बहुत मेरे प्यारे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और आंसर बिल्कुल सही लगा दिया है, 15 मार्च 1950। अब ये बदल गया है, अब इसके स्थान पर एक नया आयोग आया है, उसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है मेरे प्यारे? नीति आयोग। इसका फुल नेम भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी मेरे प्यारे 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री होगा, प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना? तो मेरे प्यारे आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में करंट में कौन है उसे आप लगाओगे। लगाइए करंट में नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? पहला था अरविंद पनगड़िया, वर्तमान मैंने आपसे पूछ लिया। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही लगा दिया है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए आप सारे क्वेश्चन नीति आयोग पर, इसमें योजना आयोग पर नहीं हो सकते क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन मैंने आपको और यहां पर दिया है, एनडीसी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 है मेरे प्यारे बच्चों, 6 अगस्त 1952। तब मेरे प्यारे बच्चों इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, एनडीसी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना होता है, योजनाओं का सर्वे करना होता है या उनका अनुमोदन करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, उन पर अंतिम मोहर इसकी लगती है। लगाइए आप। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। एनडीसी मैंने आपको बता दिया, प्लानिंग कमीशन मैंने आपको बता दिया, नीति आयोग मैंने आपको बता दिया। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, कहाँ पर है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम क्या है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। मुझे आपके आंसर का इंतजार है मेरे प्यारे बच्चों। लगाइए आप, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का नाम क्या है, क्रूजर मेरे बच्चों, क्रूजर है और ये साउथ अफ्रीका में है। कहां पर है, साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रिटोरिया है। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला, विश्व में सबसे अधिक, कितना बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने, विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है, कहां पर सबसे ज्यादा जंतु हैं। तो मेरे प्यारे लगाओगे आप बर्लिन। तो बर्लिन कौन से देश की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। एक क्वेश्चन और लिखोगे आप मेरे भैया, भारत का विशाल चिड़ियाघर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम क्या है, अलीपुर कोलकाता में है। अलीपुर द्वार जिसके लिए बोलते हैं, अलीपुर कोलकाता। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट, एक एक कंटेंट आपको अच्छे तरीका से दिया जा रहा है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आप मेरे प्यारे बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। देखिए आप, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तो बहुत मेरे प्यारे ने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, लाल रंग की होती है। अगर ये क्वेश्चन मैं बदल दूं आपके लिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे मिनिमम में पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा, बैंगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रकीर्ण कौन से कलर का होता है, स्कैटरिंग कौन से कलर का होता है, इस लाइन से मतलब है कौन सा कलर सबसे ज्यादा फैल जाता है, तब आपका आंसर क्या आएगा, बैंगनी आएगा मेरे प्यारे, बैंगनी। क्लियर। और अगर ये क्वेश्चन आपसे मिनिमम में पूछा जाए तो मिनिमम प्रकीर्ण किसका होता है, कौन सा कलर सबसे कम फैलता है, तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, लाल आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर जोड़ा, प्रकाश का प्रकीर्ण का सिद्धांत किसने दिया है, प्रकाश का प्रकीर्ण का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी भी आपके सामने आ सकता है। तो मेरे पैचो क्या लगाओगे आप, सीवी रमन। बहुत मेरे पैचो ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और लिख दिया है सीवी रमन। तो सीवी रमन को इसके ऊपर क्या मिला, भौतिकी की नोबेल अवार्ड 28 फरवरी 1930। भौतिकी की नोबेल अवार्ड भी सीवी रमन को दिया गया 28 फरवरी 1930 मेरे प्यारे बच्चों, 28 फरवरी 1930। इसलिए हम 28 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं, 28 फरवरी को मेरे प्यारे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें।
चलिए आप मेरे पे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो लिखिए आप मेरे पे अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। चलिए सॉरी, चलिए आप मेरे पे लिखिए। मैंने आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत कहाँ पर स्थित है, कौन से महाद्वीप में है। अल्पाइन पर्वत और आल्प्स पर्वत दोनों ही पर्वत मेरे पैचो बताओ कौन से, आल्प्स पर्वत ये दोनों ही पर्वत कौन से महाद्वीप में है। एक और मैंने आपको दिया क्वेश्चन यहाँ पर, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत मेरे पैचो कौन से महाद्वीप में है, और रॉकी पर्वत कौन से महाद्वीप में है, रॉकी पर्वत कौन से महाद्वीप में है, और मेरे पैचो एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है। ओनली आपको मेरे पैचो महाद्वीप इनके लिखने हैं अपने। और माउंट एवरेस्ट, या माउंट एवरेस्ट मेरे पैचो कौन से, माउंट एवरेस्ट कौन से महाद्वीप में है, माउंट एवरेस्ट कौन से महाद्वीप में है। अरावली भी कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है और भारत में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चलिए आप माउंट एवरेस्ट कौन से, यहाँ सिर्फ महाद्वीप आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मेरे पैचो सिर्फ ओनली महाद्वीप लिखने हैं। आल्प्स पर्वत और आल्प्स पर्वत और अल्पाइन पर्वत कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है मेरे पैचो, यूरोप में है। एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और रॉकी पर्वत कौन से महाद्वीप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है मेरे प्यारे बच्चों। एंडीज पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपको दिए, एक साथ जोड़कर यहाँ पकड़ा दिया आपको मेरे प्यारे। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ, मैं इनको रब करता हूं। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, चलिए कोई बात नहीं। दल बदल का कानून देखिए आप मेरे पैसे, दल बदल का जो कानून आया, ये जो कानून अधिनियम पास हुआ, ये कौन से संविधान संशोधन में, कौन सी सन में पास हुआ। दल बदल का जो कानून आया 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत, 1985 के अंतर्गत। और दल बदल को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में। मेरे पैचो कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भी आप लिख सकते हो मेरे पैचो। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, चलिए विश्व में अबरक का उत्पादन नंबर 1 कौन से देश में होता है, कौन सा देश अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से देश को यहां पर दी गई है, तो मेरे प्यारे चाइना है। चाइना अबरक के उत्पादन में नंबर 1 कौन सा देश है, चाइना है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कितना बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आपको दिया है। राजभाषा, देखिए आप राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, बढ़िया आंसर लिखिए आप। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, बीजी खरे, बीजी खरे मेरे प्यारे बच्चों, बीजी खरे। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत डिक्टो दिया जा रहा है। कौन मेरे पैचो लिखिए आप, कान में ध्वनि का जो समय प्रभाव होता है वो कितने समय के लिए होता है। कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रुकता है, कान में ध्वनि का प्रभाव। चलिए आप, कान में ध्वनि का प्रभाव मेरे पैचो कितने समय तक रहता है। ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/10 सेकंड तक रहता है। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो किसी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लिखा। विश्व में तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है। विश्व में तांबे की खान, विश्व में तांबे की खान सबसे बड़ी, विश्व में तांबे की सबसे बड़ी खान,
इसमें तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? सबसे बड़ी खान कौन सी है? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? विश्व में सबसे बड़ी तांबे की खान है चुक्की का माटा। लिखिए आप, चुक्की माटा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पड़ती है? ये चिली में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका चुक्की का माटा पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? चिली में पड़ती है। और चिली मेरे प्यारे बच्चों कौन से महाद्वीप का देश है? चिली आपका दक्षिण अमेरिका में आता है। और चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। एक क्वेश्चन और देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ इसी में। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप क्वेश्चन है आपके लिए, प्रथम संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ है? ओनली सन बताना है। प्रथम संविधान संशोधन कब? क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया तो आंसर आपका क्या आएगा? 1951 मेरे प्यारे बच्चों, 1951 इसका आंसर आएगा। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करें अच्छे से। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर दूंगा, देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया कंटेंट के साथ। मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों WTO का फुल नेम क्या बनता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का गठन मेरे बच्चों कौन सी सन में है? 1995 में है। WTO का हेडक्वार्टर मुख्यालय मेरे बच्चों कहाँ पर है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, जेनेवा। WTO का फुल नेम आपने बता दिया। WTO में कुल देश कितने हैं? 164 देश इसके मेंबर हैं, 164 इसके मेंबर हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WTO के वर्तमान महानिदेशक मेरे बच्चों कौन है? रॉबर्ट एजेवेडो हैं, ब्राजील से बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट एजेवेडो हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहां से बिलोंग करते हैं? ब्राजील से बिलोंग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों निश्चिंत रहिए आप। जैसे एक्सप्रेस की क्लास में आपके लिए विविध एक्सप्रेस की क्लास फिक्स पर डाल रहा हूं, फिक्स क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं, करंट अफेयर्स की क्लास भी आपके लिए ऐसे ही आएगी, बिल्कुल सर्किल के साथ, डिक्टो के साथ ऐसे पॉइंटर्स के भी आपके एक्सप्रेस की क्लास में करंट को भी बहुत अच्छे तरीका से बिल्कुल अगले हफ्ते में आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको इसमें दी जाएगी बढ़िया कंटेंट के साथ। जो आपको लग रहा है, जहां आपको डर लग रहा है एक्सप्रेस में करंट की क्लास में कि करंट तैयार नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों करंट अफेयर्स की क्लास भी विविध एक्सप्रेस की क्लास में आप निश्चिंत रहिए। एक एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी इस एक्सप्रेस की क्लास में रख दिया जाएगा। मैं फिक्स को होल्ड कर दूंगा, एक हफ्ता लगातार करंट अफेयर्स की क्लास को वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको वहां से दिखाई देगा। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए आप WTO का फुल नेम क्या लगाया आपने? इसका कार्य क्या होता है? WTO का कार्य होता है व्यापार की नीति तैयार करना। व्यापार नीति तैयार करने का कार्य किसका होता है? WTO का होता है। WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों आप निश्चिंत रहिए। आपके माइंड में एक चीज और घूम रही होगी, कंप्यूटर, उसकी क्लास भी आपके लिए बहुत स्पेशल यूट्यूब पर भी एक्सप्रेस की क्लास के साथ ही कंप्यूटर को जोड़ दूंगा। करंट अफेयर्स की क्लास और कंप्यूटर दोनों को एक्सप्रेस बना दूंगा और दोनों ही एक्सप्रेस के साथ आप पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों और अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आप प्रथम विश्व युद्ध कौन सी सन में हुआ है? ओनली सन आपको रखना है। प्रथम विश्व युद्ध कौन सी सन में हुआ है? गदर पार्टी की स्थापना कौन सी सन में है? गदर पार्टी, ओनली आपको सन लिख के छोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली दरबार कौन सी सन में लगाया गया है? दिल्ली दरबार कौन सी सन में लगाया है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर सही लगा पा रहे हैं। एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटे हो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इस क्लास पर बहुत भरोसा किया है, मुझे भी आपसे उम्मीदें हैं और मुझे 2020 में जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं, जो भी आपके एग्जाम है नवंबर में, दिसंबर में, इन्हीं में आपको यही आपको पास करने और इनका ज्वाइनिंग लेटर आपको ला कर देना है, दिखाना है हमको कि सर जी हमने परीक्षा को पास कर दिया है। दिल्ली पुलिस भी आपकी पास होगी, जो भी कोई आप एग्जाम दोगे वो भी आपका पास होगा। कितना भी बड़ा एग्जाम आप देना, उस लेवल के साथ में इस एक्सप्रेस की क्लास को मैंने स्टार्ट किया है। ऐसे नहीं किया कि 10-20 मिनट की क्लास की चल दिए, आज गिरी 10 दिन बाद नहीं गिरी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप उस डेट को नोट कर लो, जब से मैंने ये एक्सप्रेस की क्लास आपको दी है बराबर क्लास चल रही है। कभी कभी अल्टरनेट क्लास जरूर हुई है बीच
बीच में, क्योंकि दिल्ली पुलिस का वेबसाइट का जो कोर्स है वो भी डाला था, उसमें भी बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो कोर्स भी हमें टाइम से डालना है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर आपकी जो एक्सप्रेस क्लास आती है एक बहुत जबरदस्त क्लास है, इसको हमेशा इस क्लास को हमेशा आप देखते रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप दिशा प्लेटफॉर्म को छोड़े ना, दिशा प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े रहें तो ज्यादा बेटर है, आपकी परीक्षाएं पास हो जाती हैं। दिशा प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही आपको खूबसूरती मिलती है, एक सब्जेक्ट आपको 50 बार पढ़ने के लिए मिल जाता है, एक पॉइंट को आपको 50 बार बता दिया जाता है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपको तैयार हो जाता है। यही सेंटर की सबसे बड़ी खूबसूरती है, एक एक पॉइंट को कई बार बताया जाता है, एक एक सब्जेक्ट को आप कई बार पढ़ लेते हैं आप, और बड़ी टेक्निकल तरीका से आपको क्वेश्चन को तैयार कराया जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ना आपको सिखाया जाता है, आपकी पढ़ने की स्पीड को यहाँ पर बढ़ाया जाता है, और बहुत सारी क्वालिटी, क्योंकि हमारा सेंटर कभी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता है, ये आपको भी पता है कि दिशा प्लेटफॉर्म क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं है। अगर आपको पढ़ाते हैं तो अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, फॉर्मेलिटीज के लिए हम क्लास नहीं देते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, गदर पार्टी, दिल्ली दरबार और मार्ले मिंटो सुधार, इनकी ओनली आपको सन बतानी है, बाकी कुछ भी नहीं बताना है। मार्ले मिंटो सुधार मेरे प्यारे बच्चों, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। चलिए आप, सूरत अधिवेशन कौन सी सन में हुआ है, ओनली आपको सन बताना है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और सही आंसर लगा पा रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन सी सन में हुई है, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन सी सन में हुई है। बंगाल का विभाजन कौन सी सन में हुआ है, बंगाल का विभाजन कौन सी सन पे हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में सन को स्पीड के साथ लगाएं, लगाइए स्पीड के साथ। होम रूल आंदोलन कौन सी सन में है, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन कौन सी सन में हुआ है, ओनली सन आपको बताना है, बाकी कुछ भी नहीं बताना है। लखनऊ समझौता कौन सी सन में है, लखनऊ समझौता कौन सी सन में। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको भी बिल्कुल, आपको जो बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्लास को वॉच करते हैं उनको ये भी पता है कि दिशा प्लेटफॉर्म पर मेहकार भाटी के कम से कम 6000 वर्ष का इतिहास पूरा बिल्कुल कंठस्थ याद है। जिस सन को भी आप बोलोगे, कुछ भी आप पूछोगे, डेट पूछोगे, सब कुछ मेरे याद है। बट आपको क्या करना क्या है, सिर्फ मेरी क्लास के साथ बने रहना है, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहना है, एक एक अच्छे कंटेंट के साथ क्लास को आगे वॉच करना है। चलिए आप लगाइए आप इनका आंसर, आपने तो लगाया होगा, मुझे आपसे अभी आपके ऊपर मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे एक एक कंटेंट आपको बताना पड़ता है। गदर पार्टी की स्थापना कौन सी सन में, 1913 में। होम रूल आंदोलन 1916 में है। दिल्ली दरबार मेरे पैचो कौन सी सन में लगाया, 1911। लखनऊ समझौता 1916। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909। बंगाल विभाजन 1905। बहुत मेरे पैचो बिल्कुल कॉपरेट कर रहे हैं और बिल्कुल खुद भी स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 19 सूरत अधिवेशन 1907। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें अच्छे कंटेंट के साथ आप नोट करिए, ये एक्सप्रेस की क्लास है, एक्सप्रेस के तरीका से ही चलती है, बिल्कुल इस क्लास को लास्ट तक बने रहें, एक एक कंटेंट के साथ आगे बढ़े रहें। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे पैचो, बढ़िया कंटेंट के साथ, सब मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, सिर्फ आपके रिमाइंड के लिए। कभी मेरे पैचो कहीं भटक रहे हो, कहीं डायरेक्शन से भटक गए हो, ट्रैक से नीचे उतर गए हो, उनके लिए मैं बराबर उस टॉपिक को बार बार लेकर आता हूं। तब मेरे पैचो कहीं भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिक्स है, बार बार वही एग्जाम में आता है, नया कोई रिसर्च नहीं करना है। अगर नए रिसर्च के चक्कर में आप लग रहे हो आप, तो मेरे पैचो आप 27 नवंबर की दिल्ली पुलिस की परीक्षा को इतनी आसानी से पास नहीं कर पाओगे अगर आप नए के चक्कर में लग रहे हो। आप सब कुछ फिक्स है, हमने आपको लॉकडाउन से पहले भी, 7 महीने लॉकडाउन से पहले भी आपके रजिस्टर में जो अच्छे अच्छे रजिस्टर आपने बना रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, अब भी दिशा प्लेटफॉर्म के पूरे दिल्ली एनसीआर में मुझे पूरा विश्वास है, दिल्ली एनसीआर में जो भी बच्चे कहीं से भी चैनल को वॉच कर रहे हैं या किसी और चैनल को वॉच कर रहे हैं, लास्ट में उनके पास बैग में दिशा प्लेटफॉर्म का रजिस्टर ही उनके बैग में होता है, दिशा प्लेटफॉर्म का इतिहास उनके पास लिखा हुआ है, ज्योग्राफी लिखी हुई है, और चैनल पर कई वीडियो भी वॉच करते हैं, लेकिन थक गए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में उन्होंने वही, मेरे पास बहुत बच्चे आ रहे हैं कि सर जी आपने जो रजिस्टर में जो पढ़ाया, जो इतिहास पढ़ाया, जो ज्योग्राफी पढ़ाई, जो संविधान आपने पढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट को जोड़ना सिखा दिया, संविधान को इतना सरल तरीका से आपने पढ़ाया, शायद किसी ने हमको नहीं पढ़ाया है। हमने लास्ट में बैग में से दिशा प्लेटफॉर्म का रजिस्टर ही निकाल लिया है, क्योंकि अब अगर समझ में आता है तो वही रजिस्टर समझ में आता है, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों,
एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां पर दूंगा, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कौन सी सन में हुई है? लगाइए आप। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन सी सन में है? आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए। ओनली आपको सन बताना है और इसमें कुछ भी नहीं बताना है। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना भी, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना भी कौन सी सन में है? और आईएनसी की स्थापना कौन सी सन में है? विश्व धर्म सम्मेलन कौन सी सन में हुआ है? विश्व धर्म सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन में हुआ है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन सी सन में है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन सी सन में है? तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी मैंने आपको यहाँ पर अब डिक्टो दिए हैं, ओनली आपको इनका सन ही तो लिखना है। लिखिए आप इनका सन और अपने आप को रिमाइंड कीजिए और अपने मॉरल को हाई कीजिए। आप किसी से कमजोर नहीं हो, आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हो। आप अगर आपको सही डायरेक्शन, सही ट्रैक मिला हुआ है, अगर कहीं भटक चुके हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर आप नहीं भटके हो तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दिशा फैमिली आपके हमेशा साथ है, पहले भी साथ थी, आज भी आपके साथ है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, आईएनसी की स्थापना कौन सी सन में है? 1885 में है। विश्व धर्म सम्मेलन कौन सी सन में हुआ है? 1893 में हुआ है। आर्य समाज की स्थापना कौन सी सन में है? 1875। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन सी सन में है? 1828। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन सी सन में है? 1897। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875। और अलीगढ़ कॉलेज भी मेरे प्यारे बच्चों 1875। तो मेरे प्यारे बच्चों सही कंटेंट के साथ या आप इसका स्क्रीनशॉट करें या इसको नोट करें अच्छे कंटेंट के साथ। चलिए आप चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़ना है। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है। ऐसे नहीं क्लास को छोड़कर आप जा रहे हो, नींद आपको आ रही है, बिल्कुल निश्चिंत है। आपका फास्ट भी होगा, मुझे भी पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने फास्ट भी रखा हुआ है, बिल्कुल फास्ट रखा हुआ है कि हमारा कैरियर बनना चाहिए, हमारी लाइफ सेफ होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ही आप एक कसम खाइए कि हमें, अगर हम भगवान की यहाँ पूजा कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो जो आप स्टडी कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों स्टडी भी पढ़ना भी एक पूजा है। आप इसको अच्छे तरीका से पढ़िए, आप अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए, आप पूरे विश्वास के साथ पढ़िए। आप जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं जगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, जो हमको पढ़ाया जा रहा है यही सफिशिएंट है, तो मेरे पे अंदर से एक आवाज आती है। अंदर से जब वो आवाज आ जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों आप किसी की कोई बात नहीं मानोगे, कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आप। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपको बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है कौन से अनुच्छेद में लगता है? आपको मेरे पेपर इसका आर्टिकल बताना है, कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति पर, कौन से अनुच्छेद में इस पर महाभियोग लगता है। आप ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो बार बार पूछा जा रहा है, तो मेरे पेपर सब कुछ फिक्स है। अगर राष्ट्रपति के बारे में ही यहाँ बात करोगे, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल, इसका निर्वाचन का आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 54 बताओगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में है? आप बोलोगे सर जी क्वेश्चन आपने बता दिया है, तभी बोर्ड पर दोबारा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। रूल ऑफ लॉ का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 14 में है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 40 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने आपको वीडियो एक्सप्रेस की क्लास में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया, तो आपने बहुत अच्छा साथ दिया, क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे। आपका फास्ट भी था, उसके बावजूद भी आप क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस क्लास को अच्छे से वॉच किया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी विविध एक्सप्रेस की जो वीडियो है बहुत सारी हो चुकी हैं, आप इनको रजिस्टर में कंटेंट बिल्कुल रजिस्टर में बना लो। आप बार बार जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे 10 दिन 15 दिन पहले, उससे पहले इनको 50 बार रिवाइज कीजिए। आप वीडियो एक बार देखो, वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा देखने के बाद आप उसको अच्छे से नोट कर लो। आप फिर उस पर पेन लेकर अंडरलाइन करो, आप पूरा रजिस्टर बनाकर कंटेंट कर पूरा एक घंटे तक आप इनका अंडरलाइन करते रहे। आप जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है उसे लिखकर याद करें, जो याद हो गया उस पर रीडिंग करके आगे बढ़ जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों वो दिन दूर नहीं है कि आपकी दिल्ली पुलिस की परीक्षा पास नहीं होगी। 100% आप
आपकी परीक्षा पास होगी, आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आपके पास सही डायरेक्शन और सही ट्रैक है। अगर आप अपने डायरेक्शन से ट्रैक से भटक गए हो या आउट हो गए हो आप, या आप ज्यादा मेटेरियल के लिए आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आप इकट्ठा कर लिया है मेटेरियल इधर से, बहुत सारी वीडियो को वॉच कर रहे हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चों उसके जिम्मेदार आप रहोगे। दिशा प्लेटफॉर्म आपके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। दिशा प्लेटफॉर्म से आपसे अनुरोध करता है, स्टार्टिंग से दिशा प्लेटफॉर्म ने आपसे सिर्फ एक ही बात बोली है कि मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा मत करना, और आपकी इस भर्ती को लेकर या दिल्ली पुलिस की इस भर्ती को लेकर डरना नहीं है। जो बच्चे इसमें डर गए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पढ़ाई कम हो रही है, इधर उधर से बहुत ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा कर उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है। मेरे पास फीडबैक आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास अब आ रहे हैं कि सर जी इतनी सारी वीडियो कैसे कैसे हम पढ़ें, कहां से क्या पढ़ें, बहुत सारी पीडीएफ फाइल इधर से नोट्स इकट्ठे कर लिए, याद कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल तनाव की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सिर्फ मेरा अनुरोध ये है, दिशा प्लेटफॉर्म से आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपके दिल्ली पुलिस की बात नहीं, आप जिस भी एग्जाम में आप बैठोगे, दिशा एकेडमी दादरी के जितने भी जीएस के नोट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, एक एक कंटेंट, एक एक पॉइंट आपको बहुत सरल तरीका से आपको पढ़ा दिया गया है। तो अगर आपने उनको भी वॉच कर लिया, कह 10-10 20-20 बार अगर आप उनको भी वॉच करके जा रहे हो, अब भी टाइम आपके पास है, 40-41 दिन आपके पास है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपकी दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है 100% आपकी पास हो जाएगी। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, एक्सप्रेस की क्लास को वॉच करते रहें, और जो भी हमने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया है या आप हमने हमारी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट का ऑनलाइन कोर्स लिया है, उसमें भी हम आपको बहुत अच्छे कम टाइम में बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। जितने बच्चे साइट को ज्वाइन कर रखा है उनसे पूछिए आप किस तरह से हमने उनको अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ाया है, बिल्कुल वो संतुष्ट हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीका से कोर्स उनका खत्म भी हो जाएगा, बहुत जल्द उनका कोर्स खत्म भी होगा। चलिए आप मेरे प्याचो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों में दिशा प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कराएं। और ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, अपने चैनल को आगे बढ़ाने का ये आपका पहला उद्देश्य है। हो सकता है कि स्टूडेंट हमारे बीच में कुछ न कुछ मनमुटाव, नाराजगी हो जाती है कुछ बच्चों के बीच, तो मेरे प्यारे बच्चों जब तक आप हमारे स्टूडेंट रहोगे ये नाराजगी बनी रहेगी, दूरी बनी रहेगी। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको वर्दी मिल जाएगी, तब मेरे प्यारे बच्चों वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।